तो असल में आपका निफ्टी एवरेज वैल्यूएशंस के टर्म्स में हम एवरेज वैल्यूएशंस के काफी करीब हैं, शायद एवरेज वैल्यूएशन से हल्का सा कम भी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स अर्निंग मॉडल्स के टर्म्स में हमेशा निफ्टी से ऊपर ट्रेड करता है और वहां भी हम एवरेज वैल्यूएशंस के करीब हैं, शायद स्मॉल कैप में थोड़ा ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि हम किसी भी तरह उन रेड जोन्स में नहीं हैं जो हमने पास्ट में देखा है। तो अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो वे कर सकते हैं। अब डेट इन्वेस्टर्स भी थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स वही हैं जहां वे हैं, उनके नीचे आने की उम्मीद है। तो इन टैरिफ्स में भी कई एग्जेम्पशंस मौजूद हैं। तो यूएस में अभी टेलीकॉम और एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए यूएस में बड़ा लॉबी है फॉर एग्जाम्पल, इसलिए उन्होंने उसे एग्जेम्प्ट करवाया है। हमारा फार्मा ज्यादातर जेनेरिक्स है, सही है ना, और उन्होंने ब्रांडेड फार्मा पर टैक्स लगाया है। तो बस यही है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि असर जीडीपी से ज्यादा कुछ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पर है, और क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव हैं, मुझे लगता है कि कई लोगों की जिंदगियां प्रभावित होती हैं, जैसे कि टेक्सटाइल्स, जेम्स और जूलरी जैसी चीजें। नमस्कार, आपका स्वागत है मार्केट पिलर्स अनकवर्ड में, एक एजुकेशनल सीरीज जिसमें हम आपको कुछ टॉप मार्केट वेटरन से मिलवाते हैं। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं अंकित पटेल। वह अरुण एसेट्स इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के को-फाउंडर हैं और वह मार्केट्स के लिए अपने आउटलुक, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, एनआरआई इन्वेस्टिंग, वेल्थ बिल्डिंग और अन्य टॉपिक्स पर बात करने के लिए जुड़ेंगे। अरुण एसेट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज पिछली 9 सालों से इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज और वेल्थ सॉल्यूशंस दे रहा है और 500 करोड़ से ज्यादा की एसेट्स को मैनेज कर रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अंकित, मार्केट पिलर्स अनकवर्ड में हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके साथ बहुत कुछ अनकवर करने को है, लेकिन पहले ब्रॉड पिक्चर से शुरुआत करते हैं। अभी भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? आपकी 2030 तक की क्या प्रोजेक्शन है? मैं आपको पहले थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू दूंगा, फिर हम 2030 की ओर बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि अगले 1 साल में जो थीम देखने को मिलेगी वो है रिफ्लेशन। तो हमारा नॉमिनल जीडीपी बस बहुत लो है क्योंकि इन्फ्लेशन कम है। तो मुझे लगता है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स ने पिछले कुछ वर्षों में इन्फ्लेशन टारगेटिंग थोड़ा गलत किया। हम बहुत ज्यादा सख्त आए हैं और अक्टूबर का आंकड़ा 0.25% था। और मुझे लगता है कि अगर आप सीपीआई से गोल्ड का इंपैक्ट निकाल दें तो आपको कुछ करीब 0 मिलेगा। और नॉमिनल जीडीपी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार अपना फिस्कल टारगेट मिस कर सकती है, क्योंकि सामान्य जीडीपी बहुत कम है। वेज इंक्रीसेस नॉर्मल जीडीपी के मुकाबले हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक थीम है जो अगले 1 साल में देखने को मिलेगी। उन्होंने इस साल पहले ही इंटरेस्ट रेट्स को 1% घटा दिए हैं। हमारे पास टैक्स कट्स, जीएसटी कट्स हुए हैं। साल की शुरुआत में बजट में हमें थोड़ी इनकम टैक्स कटौती भी मिली थी। उन्होंने टैक्स स्लैब में थोड़ा बदलाव किया। तो मुझे लगता है कि ये उपाय आगे भी जारी रहेंगे और ये उपाय बाजार के लिए काफी प्रभावशाली है। ये पॉजिटिव है। ये बिल्कुल उल्टा है जो आप तब करते हैं जब आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहते हैं, सही है ना? हाँ, मुझे लगता है कि ये नियर टर्म थीम है। मध्यम अवधि में मुझे लगता है कि इंडिया के पास अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हमारी औसत आयु 28 साल है। हमारे पास एक एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है। ये सभी कनेक्टेड हैं और मुझे लगता है कि ये मीडियम टर्म में सामने आएगा। तो मुझे लगता है कि अगले 12 महीने पिछले 12 महीनों से कहीं बेहतर होंगे और मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में इंडिया के कुछ एडवांटेजेस काम आएंगे। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है कि आप मानते हैं कि आगे के मैट्रिक्स काफी ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं। तो इसे देखते हुए मुझे यकीन है कि कई सेक्टर्स हैं जिन्हें आपने चुना है और जिनसे आपको लगता है कि इन्वेस्टर्स सच में फायदा उठा सकते हैं। आप टॉप 3 सेक्टर्स में से कौन कौन से चुनेंगे? तो मैं आपको बताता हूं फिर से। नियर टर्म में मुझे लगता है कि कंजम्पशन उन H3 मेजर्स से फायदा उठाएगा। मुझे यह भी लगता है कि पिछले 4-5 सालों में इन्होंने निवेश पर काफी ध्यान दिया है ना, और जब ये थोड़ा और कंजम्पशन की ओर शिफ्ट होगा तो मुझे लगता है कि इसका निश्चित रूप से फायदा होगा। मुझे लगता है कि फाइनेंशियल बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो हमने सभी ने देखा है कि एसआईपी बुक्स बढ़ रही हैं और लोग पीएमएट अकाउंट्स खोल रहे हैं आदि। तो जो कंपनीज फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं वे वास्तव में अच्छा करेंगे। बैंक भी वाकई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इंश्योरेंस कंपनियां भी बहुत अच्छा करेंगी। और मेरा तीसरा सेक्टर होगा टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी की बात करें तो चलिए इसे भारत और दुनिया के नजरिए से देखते हैं। और अभी जो हो रहा है वो ये है कि हम एआई के लिए पाइपलाइंस बिछा रहे हैं, है ना?
सारी प्रोसेसिंग पावर, आपके डेटा सेंटर्स आदि बनाकर। और जब भी इतिहास में उन्होंने किसी नई चीज के लिए पाइपलाइंस तैयार किए हैं, इसने हमारे जीने के तरीके को बदल दिया है और आपके पास मौजूद एप्लीकेशंस को भी बदल दिया है। उदाहरण के लिए, जब हमने टेलीकॉम और डेटा के लिए पाइपलाइंस तैयार किए तो हमें नेटफ्लिक्स मिला, और नेटफ्लिक्स के कारण इतने सारे शोज आए, लोगों को जॉब्स मिली। बहुत से लोग नौकरियों की बात करते हैं कि एआई की वजह से लोग अपनी नौकरियां खो देंगे, लेकिन जब आपको एप्लीकेशंस मिलती हैं एक बार पाइपलाइन बिछ जाने के बाद, तभी आपको वो जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये एक थीम है जो भारत और दुनिया भर में देखने को मिलेगी। आप कह रहे हैं कि कंजम्पशन, बैंकिंग और फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्या कोई विशेष सेक्टरों में? और अगर मैं फॉलो अप करूं, क्या आपको चिंता नहीं है कि टेक उन कंपनीज को रिडंडेंट बना देगा जो एआई को अडेप्ट नहीं कर रही है? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो फिर से कुछ बातें हैं, माफ कीजिए मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। हाँ। जब आपके पास ऐसी कोई नई तकनीक आती है, जो लोग पाइपलाइन बिछाते हैं वे जरूरी नहीं कि पैसे कमाएं। और हमने ये टेलीकॉम लतीफ है, हमारे पास इसके चारों ओर एप्लीकेशंस थे और हम कंपनियां कर सकते हैं। एक बार पाइपलाइन बिछ गई, वो कंपनीज जो नए एप्लीकेशंस को यूज या अडेप्ट नहीं कर सकती, निश्चित रूप से सफर करेंगी। इसलिए एक परिवर्तन होगा। क्या आपके पास कोई और नीच सेक्टर्स हैं, शायद कोई ऐसा डार्क हॉर्स जो अभी किसी की नजर में नहीं है? भारत में मुझे लगता है कि डिफेंस क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ठीक है, डिफेंस को एक स्पेस के रूप में लें, ये पहले ही काफी बढ़ चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बबल तब होता है जब आपके पास नंबर्स वैल्यूएशन से मेल नहीं खाते। लेकिन अभी मुझे लगता है कि डिफेंस कंपनीज में नए लोग आएंगे, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, तो डिफेंस, हाँ, कुछ में पिछले कुछ वर्षों में हुई घटनाओं की वजह से वैल्यूएशन की चिंता है, लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि वहां थोड़ा रनवे है। तो जब आप ऐसे सेक्टर्स जैसे कंजम्पशन, बैंकिंग, डिफेंस आदि देख रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं कि मैं लार्ज कैप नेम्स पर ही टिकूंगा? क्या आप कह रहे हैं कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को भी देखना इंटरेस्टिंग है? आपका थीसिस क्या है? वो मायने नहीं रखता, ये कंपनी पर निर्भर करता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फर्क पड़ता है। हर कोई मुझे यही जवाब दे रहा है, लेकिन क्योंकि सबने आपको वही जवाब दिया है, तो मैं आपको थोड़ा अलग जवाब भी दूंगा। तो अगर आप देखें, अगर आप इन तीनों को बांटें, स्मॉल और लार्ज, और अगर आप किसी लार्ज कैप फंड या सेंसेक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन देखें, तो यह कैप से कम होगा। स्मॉल कैप का स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे ज्यादा होता है और शायद रिटर्न्स भी सबसे ज्यादा, और इसके लिए सिचुएशन आपके लिए उल्टी है। अंकित, चलिए थोड़ा और समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अरुण एसेट्स इस परियोजना की बागडोर संभाल रही है। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है और आप क्लाइंट्स की कैसे मदद कर रहे हैं? तो अरुण एसेट्स की शुरुआत हुई, देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का खुलना 2001 में हम सभी के लिए एक शुरुआत थी, मुझे लगता है। तो मेरे पिता, जो मेरे को फाउंडर हैं, कुछ साल बाद 2001 के बाद इंश्योरेंस एजेंट बन गए, और फिर मैंने 2029 में शुरुआत की। मैंने सीएफपी किया था, मुझे क्षमा करें, मैंने 2009 में शुरुआत की थी। मैंने सीएफपी नाम का एक कोर्स किया था और तब उनकी संख्या मात्र कुछ 100 ही थे। इस क्षेत्र में मेरा प्रवेश यहीं से हुआ और हम लोगों को मनी एलोकेट करने में मदद करते हैं, हम ग्राहकों की जरूरतों को समझने में मदद करते हैं, और हम मार्केट साइकिल्स को समझते और मैच करते हैं, और हमें टूल को मीट करना पड़ता है। इसलिए बाजार के आकार को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भले ही कोई क्लाइंट एग्रेसिव होना चाहता हो, लेकिन आपने स्मॉल, मिड और लार्ज का जिक्र किया था। लेकिन अगर स्मॉल कैप्स का समय नहीं है, जैसे कि मैं पिछले कुछ सालों का उदाहरण दूं, 2017 में स्मॉल कैप इंडेक्स 75 से 80 गुना तक चला गया था। और अगर मेरे पास एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है, तो भी भले ही वह अग्रेसिव होना चाहे, मुझे उसे मैच करना पड़ता है। बाजार में क्या चल रहा है, तो बहुत ही सरलता से यही बात अरुण कहना चाहे है। तो आज हम मार्केट साइकिल में कहाँ हैं? अगर कोई अभी आपके पास आए और कहे, हे, मुझे कुछ मिड और स्मॉल कैप्स में पैसे लगाने में कोई आपत्ति नहीं है, मेरे पास एक्स अमाउंट एलोकेट करने के लिए है, मैं काफी रिस्की इन्वेस्टर हूं, तो आप क्या कहेंगे? अभी उनका समय खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपका निफ्टी एवरेज वैल्यूएशंस के टर्म्स में, हम एवरेज वैल्यूएशंस के बहुत करीब हैं, शायद एवरेज वैल्यूएशन से थोड़ा सा कम भी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स अर्निंग मल्टीपल्स के टर्म्स में हमेशा निफ्टी से ज्यादा ट्रेड करता है, और वहां भी हम एवरेज वैल्यूएशंस के करीब हैं, शायद स्मॉल कैप में थोड़ा ऊपर।
लेकिन मुझे लगता है कि हम बिल्कुल भी उन रेड जोन में नहीं है जो हमने पहले देखे हैं। तो अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो वे कर सकते हैं। अब डेट इन्वेस्टर्स भी थोड़ा अग्रेसिव हो सकते हैं क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स जैसे हैं वैसे ही हैं। उम्मीद है कि वे नीचे आएंगी। सिर्फ एक जगह जहां मैं थोड़ा सतर्क रहूंगा वो है सोना और चांदी। ये जमा करने का समय है, ना कि 2026 और 2027 में जबरदस्त रिटर्न की उम्मीद करने का, क्योंकि ये दोनों ही चीजें अचानक उछाल में काम करती हैं और हमने अभी अभी एक बड़ा उछाल देखा है। तो इसके अलावा मुझे लगता है कि निवेशित रहने का ये अच्छा समय है। और पोर्टफोलियो का एलोकेशन क्या है? तो आप आमतौर पर इन्वेस्टर्स को सलाह कैसे देते हैं कि वे अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करें? हम जो करते हैं वो है प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफिकेशन। हम वास्तव में जियोग्राफीज में भी डाइवर्सिफाई करते हैं, हार्म नहीं है ऐसा करने में, और हम डाइवर्सिफाई करते हैं। तो हम जो करते हैं वो है डाइवर्सिफाइड फंड्स को प्राथमिकता देना। हम बहुत ज्यादा सेक्टोरल कॉल्स नहीं देते, हम फंड्स की उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि अभी हम एक स्टॉक पिकर्स मार्केट में हैं। तो अगले कुछ सालों में जो होने वाला है वो ये है कि आप स्टॉक पिकर के मार्केट में रहेंगे। मुझे लगता है कि आपको सेक्टर एग्नोस्टिक होना चाहिए। अगर आप 24 और 25 के मार्केट प्ले को देखें तो जो भी बॉयंसी रही है 20 में ज्यादा नहीं, लेकिन 24 में ये इंडिया के मैक्रोस पर आधारित रही है। ठीक है, तो अगर आप स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप देखें तो पिछले कुछ वर्षों में ये लगभग 7-7 बढ़े हैं। तो जो हुआ है वो यही है। इंडिया ने इतना नुकसान क्यों नहीं उठाया? भले ही 2021-2023 शानदार रहा और वैल्यूएशंस थोड़ा बढ़ गए, इसका कारण ये है कि हमारे मैक्रोज बेहद स्ट्रांग हैं। तो अभी हमारी जीडीपी ग्रोथ अनमैच्ड है, हमारे इन्फ्लेशन नंबर्स अनमैच्ड हैं और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स करीब $700 बिलियन हैं। मुझे लगता है कि ये दुनिया का तीसरा या चौथा सबसे बड़ा है। तो ये पूरी तरह से अनमैच्ड रहा है। तो अब तक जो हुआ है वो ये है कि आप स्मॉल, मिड या लार्ज किसी में भी हो, सब कुछ लगभग एक जैसा ही रहा है। और मुझे लगता है कि आगे चलकर ये स्टॉक पिकर्स की मार्केट होगी जहां हम पूरी तरह से सेक्टर्स में नहीं घुसेंगे, हम ज्यादा सेक्टोरल कॉल्स नहीं देंगे। इसके बजाय आप जॉब का इस्तेमाल करके डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सही है। तो चलिए फैमिली ऑफिस सीएफओ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप क्लाइंट्स के लिए क्या कह रहे हैं? इसका रिस्पॉन्स कैसा रहा है? तो देखिए, आपकी फैमिली तो कब, फैमिली ऑफिस का मतलब होता है वेल्थ मैनेजमेंट के अलावा आप उन्हें उनके टैक्सेस, टैक्स प्लानिंग में भी मदद करते हैं और उनकी एस्टेट में भी सहायता करते हैं। तो मूल रूप से यही चीज है। और कुछ लोग बजटिंग जैसी चीजों और फाइनेंशियल प्लानिंग में भी मदद चाहते हैं, जैसे उन्हें कितना खर्च करना चाहिए, जो भी खर्च कर रहे हैं वो सही है या नहीं आदि। लेकिन जब आप ये शब्द इस्तेमाल करते हैं फैमिली ऑफिस, आप इसमें टैक्स प्लानिंग और एस्टेट प्लानिंग भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो आपने कंजम्पशन स्पेस को भी ओवरऑल तौर पर टच किया है। और इस फैक्ट को देखते हुए कि अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सामने आ रही है, टैरिफ्स की कंसर्न्स हैं और सप्लाई चेन की भी कंसर्न्स हैं, इंडिया की डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी उस लाइट में कहाँ खड़ी है? तो जो हुआ है वो ये है कि हाल ही में जो जीएसटी कट किया गया वो असल में उसके प्रभाव को थोड़ा कम करने के लिए किया गया था। जो टैरिफ के कारण जीडीपी पर असर पड़ता आप जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया की डोमेस्टिक कंजम्पशन बाहर जो भी हो रहा है उसे ऑफसेट करने के लिए एक फोकस एरिया बनेगी। तो मुझे लगता है कि यही होने वाला है। और साथ ही टैरिफ्स वगैरह की पूरी सिचुएशन के साथ मुझे लगता है कि ये इंडिया के लिए एक बड़ा मौका है कि वह दुनिया में इतनी हलचल के बीच एक स्टेबल प्लेस बना रहे। सही है ना? तो भारत के पास ये बहुत बड़ा अवसर है कि वो एक ऐसी जगह बने जहां पॉलिसी स्टेबिलिटी। देखिए, आपने 2030 की बात की थी। अगर हम अच्छी तरह एग्जीक्यूट करें तो तब तक हम 6 to 7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो सकते हैं। और जब आप उस आंकड़े तक पहुंचते हैं तो क्या होता है? एब्सोल्यूट टर्म्स में आपकी ग्रोथ भी काफी सिग्निफिकेंट है और इसका असर ग्राउंड पर और इंडस्ट्री में ज्यादा महसूस होगा। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिसी लकीली इंडिया के लिए हमारे जीडीपी का सिर्फ 2% ही यूएस से एक्सपोज्ड है। तो हम यूएस पर ज्यादा रिलायंट नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन एक फोकस एरिया बनेगी, ये एक फॉल बैक एरिया बनने वाली है। और टैरिफ और बाकी जो कुछ भी चल रहे हैं उसके संदर्भ में हम पॉलिसी स्टेबिलिटी रख सकते हैं। और अगर हम ये कुछ साल तक जारी रखते हैं तो हम दुनिया भर के बिजनेसेस को भरोसा दिला सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल है। क्या हमें वास्तव में यूएस द्वारा लगाए गए टैरिफ से कोई
असर नहीं पड़ेगा? मुझे लगता है कि जीडीपी के टर्म्स में नहीं। तो ये टैरिफ्स जो हमारे पास हैं उनमें भी कई एग्जेम्पशंस हैं। तो यूएस के पास टेलीकॉम, एप्पल प्रोडक्ट्स और ऐसी चीजों के लिए बहुत बड़ा लॉबी है। उदाहरण के लिए तो उन्होंने उसे एग्जेम्प्ट करवा लिया है। हमारी फार्मा ज्यादातर जेनेरिक है और उन्होंने ब्रांडेड फार्मा पर टैक्स लगाया है, तो ये एग्जेम्प्ट है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जीडीपी से ज्यादा असर कुछ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पर है। और क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है, मुझे लगता है कि कई लोगों की जिंदगियां प्रभावित होती हैं, जैसे टेक्सटाइल्स, जीम्स और ज्वेलरी। तो असर ज्यादा लोगों पर है कुछ लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में। बाकी का बहुत कुछ इतना प्रभावित नहीं होने वाला। लेकिन एक और बात देखिए, मैं आपको बताता हूं कि क्या चिंताजनक है। ग्लोबल ग्रोथ चिंताजनक है टैरिफ्स के अलावा। तो अगर आप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की यूरोप, नॉर्थ अमेरिका आदि की प्रोजेक्शंस देखें तो ये बेहद चिंताजनक है। ठीक है, अब आपकी जर्नी के बारे में भी बात करते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए, आप वहां कैसे पहुंचे जहां आप हैं, और कुछ प्रमुख माइलस्टोन्स क्या रहे? तो जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास एक को फाउंडर है, मेरे पिता, और वह इंश्योरेंस एजेंट बने जब ये पूरी इंडस्ट्री खुली। मैंने 2009 में सीएफपी कोर्स करके शुरुआत की थी। मैं 2016 तक नौकरी में था। यही वह समय था जब मैंने एरोनेसेट को स्क्रैच से शुरू किया और हम एक ऐसी कंपनी के रूप में शुरू हुए जो लोगों को उनके पैसे इन्वेस्ट करने में मदद करती है। फिर से, जैसा कि मैंने कहा, दो मुख्य बातें हैं। लोगों की जरूरतों को मार्केट साइकिल्स के साथ मैच करना। तो अगर कोई गोल्ड का बड़ा फैन है और अच्छा पैसा कमाने का फैन है, तो उसे 1.3, 1.4 पे लगाना शायद सबसे अच्छा आइडिया नहीं है। तो इन दोनों चीजों का मेल कराना ही असल में हमारा काम है। तो हमारी बिजनेस के दो मुख्य हिस्से हैं। एक है रिसर्च, मार्केटिंग, ऑप्स आदि के अलावा एक रिसर्च है, और दूसरा क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये दो चीजें हैं जिन्हें हम मैनेज करते हैं। ठीक है, और काम के अलावा जिंदगी कैसे, क्या चीज आपको बिजी रखती है? कोई शौक? हाँ, मुझे खाना बहुत पसंद है, मुझे घूमना अच्छा लगता है, मैं बहुत फुटबॉल देखता हूँ, और हाँ, बस लगभग इतना ही है। मुझे इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स से संबंधित चीजें देखना और पढ़ना पसंद है। कोई दिलचस्प किताबें पढ़ी है आपने? मैं किताबें नहीं पढ़ता, मैं देखता हूँ। आप इसे हटा सकते हैं, माफ कीजिए, लेकिन आप जानते हैं मैं बहुत कुछ देखता हूँ। आई वॉच मनी टीवी। ओके, जानकर अच्छा लगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बेहतरीन बातें सीखने को मिली। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने मार्केट पिलर्स अनकवर्ड की उस बातचीत का आनंद लिया, और याद रखें कि जुड़े रहें, क्योंकि हमारे पास और भी कई इंटरव्यूज हैं टॉप मार्केट गेस्ट के साथ जिन्हें हम शो में अनकवर करेंगे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और याद रखिए, समझदारी से निवेश करें और हमेशा अपडेट रहें। देखने के लिए धन्यवाद।